तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को फर्दर। टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ मॉड आर। अभी भी हम लोग एनालिटिकल मेथड को ही, मतलब इसको भी हम लोग एनालिटिकल मेथड से ही करेंगे। अगर आपको याद हो, इसके पहले हमने जो फॉर्मूला, जैसे मान लो दो वेक्टर गिवन हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हमने बोला भाई कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये हुआ करता था। ये फॉर्मूला हमने देखा था। अब हम इसी फॉर्मूले के डेरिवेशन की बात करना चाहते हैं। देखो, सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स। पहला वेक्टर ऐसा है, वेक्टर नंबर फर्स्ट, जो कि वेक्टर ए है। वेक्टर भी हमारा कुछ ऐसा है, ऐसा। हमने पैरेललोग्राम लॉ से पढ़ा था कि अगर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए तो सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। और पैरेललोग्राम में चार साइड्स होते हैं, ये हमें पता है। तो पैरेललोग्राम लॉ से हमें ये तो आइडिया है कि जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। देखो, जब दो वेक्टर गिवन होते हैं तो साथ ही साथ हमें उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी गिवन होता है। तो ये जो एंगल है, दिस इज थीटा। तो हमें इस वाले केस में क्या क्या गिवन है, देखो। गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये तीन क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। और हम मान लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि मॉड ऑफ आर वेक्टर इज आर। भाई, मॉड ऑफ आर वेक्टर का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर वेक्टर। तो ये जो रेड वाला हमने वेक्टर बनाया है, इस वेक्टर की लंबाई को हमने मॉड आर से दिखाया है और इसकी वैल्यू हमने आर के बराबर लिया है, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो किसके बराबर आएगा। देखो, अगर ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल होता, यहाँ अगर 90 डिग्री एंगल होता, तो हम कहते कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। पर वो करने के लिए ये इसका 90 डिग्री होना चाहिए था, इसका मतलब इसका राइट एंगल ट्राइंगल का होना चाहिए था। राइट एंगल ट्राइंगल तो ये नहीं है, तो हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं कर सकते। तो हम किसी तरीके से इस ट्राइंगल को, ये जो गिवन ट्राइंगल है, इसको मॉडिफाई करके, इसको मॉडिफाई करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहते हैं। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ, और इसको ऐसे बना दिया, जोड़ दिया। जस्ट इमेजिन, अगर ये ग्रीन वाली लाइंस का लेंथ मुझे मिल जाए, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मुझे ये लेंथ मिल जाए और ये लेंथ मिल जाए, तो क्या मैं इस पूरे लेंथ का स्क्वायर प्लस इस पूरे लेंथ का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर लिख सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये ट्रायंगल तो राइट एंगल है। ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो इस साइड और इस साइड की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा। जरा बताओ, इसका लेंथ कितना है,
इसका लेंथ ए है। अच्छा, इसका लेंथ कितना है? भाई अगर इसका लेंथ बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है ना, अगर इसका लेंथ बी है तो इसका भी लेंथ बी ही होगा। तो एक बार लिख लेते हैं, ये किसके बराबर है? बी के बराबर है। ठीक है। और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ए, ये है बी। थोड़ा सा अलग से कैलकुलेशन करके एक बार हम बस ये देख लेते हैं, एक बार अलग से कैलकुलेशन करके हम कुछ देखना चाहते हैं। देखो, हम्म, हमने क्या किया, यहां से इस छोटे वाले ट्रायंगल को उठाया, इधर सेपरेट करके लिख लिया। मुझे ये पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी, मतलब ये एंगल थीटा होगा, वही एंगल ये भी होगा। तो ये एंगल मुझे नोन है थीटा। जरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉस थीटा लगाओ। मैं मान लेता हूं कि ये जो लेंथ है दैट इज एक्स, ये जो लेंथ दैट इज वाई। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है? बी के बराबर। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू कितनी आई? बी कॉस थीटा। एक्स तो मिल गया। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा लगाता तो मुझे मिलता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां से y कितना मिला? b का साइन थीटा। क्या हमें यही चाहिए था? बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये जो साइड आया दिस इज b साइन थीटा और दिस इज b कॉस थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये थीटा था, ये थीटा था। अब देखो क्या है, अब जरा मुझे बताओ, क्या ये जो कैपिटल, सॉरी, ये जो पूरा लेंथ बना है, क्या ये ए प्लस बी कॉस थीटा ही बना है? और ये पूरा लेंथ बी साइन थीटा। तो डायरेक्टली मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हमें पता चलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस को मैंने आर ले रखा है, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। आप कहोगे सर ये कहाँ से आया? तो देखो कहाँ से आया। दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। और ये जो टोटल लेंथ है, क्या ये टोटल लेंथ ए प्लस बी कॉस थीटा ही है? उसका स्क्वायर कर दिया। और ये लेंथ कितना है? बी साइन थीटा। तो इसको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब बस सिंपल सी चीज है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा ओपन करते हैं। तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस सेकेंड वाला टर्म क्या है? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से जो रिजल्टेंट का स्क्वायर आएगा, एक काम करते हैं, इन दोनों टर्म से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ऑर्डर में लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये वाला टर्म रह गया है, तो इसको ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, टू ए बी
कॉस थीटा। देखो इस पूरे की वैल्यू तो आ गई 1, तो रिजल्टेंट का जो स्क्वायर आएगा वो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बाकी का जो बच गया, जो ये वाला टर्म था, ये कितना बन गया, 1। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस कॉस थीटा। दोनों तरफ रूट ले लो, क्या बन जाएगा फाइनली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। क्या यही वो फॉर्मूला था जो अभी तक हमने यूज किया था रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए? बिल्कुल सही बात है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर ने, इस रिजल्टेंट वेक्टर ने इस ए वेक्टर से कितना एंगल बनाया। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एंगल है दैट इज थीटा। हमसे पूछा पूछा जाता है कि ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाता है। हम इसको ले लेते हैं अल्फा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉपी करके फिर से एक नया डायग्राम बना लेते हैं। अब हम पता करना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। क्या पता करना चाहते हैं, कॉपी करना है डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। देखो इसके लिए पहले डायग्राम बनाओ। हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसने ए वेक्टर से जितना एंगल बना है उसको मैं अल्फा ले लेता हूं, उसको मैं अल्फा ले लेता हूं, अल्फा। और रिजल्टेंट वेक्टर ने रिजल्टेंट वेक्टर ने बी वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया उसे मैं बीटा ले लेता हूं, उस एंगल बीटा एंगल। ठीक है। तो जरा मुझे देख के जरा इसमें देख के बताओ, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल है दैट इज अल्फा, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। तो अगर मैं टेन अल्फा लगाऊं, देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टेन अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, अपॉन बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये क्या निकल के आया, एंगल ऑफ वेक्टर आर विथ विथ यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा नीचे शिफ्ट करो और यहाँ लिखो अल्फा है क्या चीज, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है। और बीटा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमने टेन अल्फा कुछ इस तरीके से निकाल लिया। इस फॉर्मूले में जो चीज आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब मैंने अल्फा निकालने की कोशिश किया, ऐसा एंगल जो ए वेक्टर के साथ बनता है, तो अल्फा निकालने के टाइम पे यहाँ बी आया। क्या बना है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। देखो सिमिलरली अगर किसी ने पूछा होता कि भाई बीटा कितना होगा, बीटा, या जरा इस डायग्राम को देखो, जो थीटा है क्या वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर ही है। हम क्या ऐसा लिख सकते हैं,
क्योंकि थीटा बराबर है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा मुझे मिल जाए तो क्या बीटा को ऐसे निकाला जा सकता है, थीटा माइनस अल्फा करके। ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कहां से लिखा, देखो ये अल्फा ये बीटा दोनों मिलकर कितना बना, थीटा। अच्छा, एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और भी है। ये तो हमने tan अल्फा निकाला है, अगर हमने tan बीटा निकाला होता तो क्या बनता, देखो बस थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। क्या मॉडिफाई होगा, अल्फा की जगह आपने बीटा रखा, बीटा का मतलब क्या है, एंगल ऑफ आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जब आप tan अल्फा निकाल रहे हो, उसके सामने बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा था। तो जब आप tan बीटा निकाल रहे होगे तो बस ए की जगह बी कर दो, बी की जगह ए कर दो। तो tan बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा होगा। ये दोनों ही फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं, हालांकि अगर आप एक फॉर्मूला याद रख लो तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करना होगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज दिस, रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर ने जो रिजल्टेंट हमारा बना वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर मैं इसको अल्फा ले लूं, अल्फा को ऐसे निकाला जा सकता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया, तो उसको मैंने बीटा ले लिया। तो बीटा को निकालने का तरीका ये है। बीटा को निकालने का तरीका एक और ये भी था कि अगर थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा बराबर थीटा माइनस अल्फा। अल्फा क्या था, क्या अल्फा नोन था, बिल्कुल यहाँ पर निकाल लिया था ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, फिर चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे, तो देखो, जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन निकालना हो तो हम इसी तरीके से निकाल देंगे। जरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक क्या कई सारे क्वेश्चन करेंगे हम, एक एक करके। तो एग्जांपल नंबर 1 लिखो, एग्जांपल नंबर 1। इसमें क्या दिया इन्होंने, देखो मतलब फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, डायग्राम में बोला है कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर ऐसा है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, ये रहा 5 न्यूटन, ये भी है 5 न्यूटन, और इन्होंने बोला है कि दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। हम मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर था, और ऐसा मान लेते हैं कि ये बी वेक्टर था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। दो गिवन वेक्टर कौन से हैं, एक ये वेक्टर है, एक ये वाला वेक्टर। जरा मुझे डायग्राम को देख के बताओ कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही आर वेक्टर के बराबर है। ये देखो ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर ऑर्डर में है कि नहीं, तो ट्रायंगल लॉ से
रिजल्टेंट ये बन जाएगा। ठीक है। अब मुझे पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? मुझे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और थीटा। ये तीन टर्म्स, ये तीन क्वांटिटीज मुझे चाहिए। तो जरा देख के बताओ, क्या ए की वैल्यू, ये हमें चाहिए, क्या ए की वैल्यू 5 है? क्या बी की वैल्यू 5 है? बी यहाँ है, देखो बी यहाँ है। ठीक है। और ए यहाँ है। ए पता चल गया, बी पता चल गया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो क्वेश्चन में एंगल इन्होंने मेंशन कर रखा है, दिस इज 60। तो यार जरा एक बात बताओ, इसको, इस डायग्राम को थोड़ा फिर से बनाते हैं। डायग्राम को फिर से बना रहे हैं। थोड़ा छोटा। जरा देख के बताओ इस डायग्राम को, क्या मैं कह सकता हूँ कि ए वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है क्या? नहीं। पहले इनके, इन दोनों के टेल को टेल से मिलाओ। बी वेक्टर का टेल तो यहीं पर है, ए वेक्टर का टेल यहाँ पर है, इसको पहले शिफ्ट करो। तो अगर आप ए वेक्टर बनाते, ए वेक्टर कहाँ बनाते? ए वेक्टर इधर बनाते। तो क्या जो अपना एंगल बनेगा, क्या अपना एंगल जो बनेगा दोनों वेक्टर के बीच का, 120 डिग्री बनेगा। ठीक है। इसका मतलब थीटा भी मुझे पता चल गया। जैसे ही ये तीनों क्वांटिटी पता चली, मेरे लिए रिजल्टेंट निकलना बहुत आसान है। तो मुझे पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए की वैल्यू कितने हैं? 5। बी की वैल्यू कितने हैं? 5। रखते हैं। तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री। तो क्या बन जाएगा देखो, ये बन गया 25, ये बन गया 25, ये बन गया 5 5 25 इंटू 50 बन जाएगा। और कॉस 120 डिग्री कितना होता है? कॉस 120 डिग्री कितना होता है? क्या -1/2 ही होता है क्या? कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, क्या -1/2 ही होता है? बिल्कुल सही बात है। तो क्या बन जाएगा, ये ले देखिए, 25 बन गया माइनस का, और इधर है प्लस का 25, तो वो कैंसल आउट। तो बचेगा क्या? रूट अंडर 25। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया, वो क्या आया? 5। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 न्यूटन को। आप सोच के देखो जरा सा, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, दो दो फोर्स को जोड़ा और रिजल्ट भी 5 न्यूटन ही आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या 5 + 5 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि 5 और 5 के बीच का एंगल कितना है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन चल रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने पूछ लिया होता आपसे, फाइंड इन अबव क्वेश्चन, अगला सवाल इसी में रहे, इन अबव क्वेश्चन, इन, और इसको जूम करते हैं,
इन एबव, इस अल्फेज में कहते हैं इन एबव क्वेश्चन, प्रीवियस लिख दो, प्रीवियस, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, आर वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, जरा बताओ। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर में कर लेते हैं। तो जरा बताओ, क्या ये बेसिकली अल्फा ही पूछ रहे हैं? रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनता था, रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनता था, रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल क्या बनता था? अल्फा। और अल्फा के साइन, टेन अल्फा का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो बी साइन थीटा आता है। देखो, सीधे फॉर्मूला लगाओ। मुझे पता है अल्फा क्या होता था, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, यही हमसे पूछा है। मैंने ए वेक्टर किसको लिया था? मैंने ए वेक्टर 5 न्यूटन वाले को, इसको लिया था। ठीक है, तो देखो, टेन अल्फा, टेन अल्फा फॉर्मूला लगाते हैं कि टेन अल्फा बराबर होता था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या तीनों ही वैल्यू हमें पता है? हमें ए भी पता है, हमें बी भी पता है, हमें थीटा भी पता है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा थीटा। जरा वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, देखो बी की वैल्यू कितनी थी? 5 साइन 120 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 कॉस 120, यही था। आगे देखो, टेन अल्फा बराबर आएगा 5 इंटू साइन 120। क्या साइन 120, ये पे निकाल लेते हैं अगर आपको बेसिक मैथ्स पता हो तो। क्या इसको मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता था? 5 प्लस 5, क्या इसको मैं कॉस 90 प्लस 30 लिख सकता था? जरा देखो, 5 इंटू साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस 30। अच्छा, मुझे पता है कि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और साइन है तो कॉस हो जाएगा। तो आप फास्ट कर देता हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सिंपली बन जाएगा कॉस 30, और नीचे बन जाएगा 5 प्लस 5। देखो, कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 120 का मतलब 120 था सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस का साइन 30। इनके वैल्यू से हमें एक काम करते हैं, 5 से 5 काट दो पहले, एक स्टेप और लिखते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 5 कॉस 30 कितना होता है? √3/2। 5 पूरे में से कॉमन ले लिया तो ये बना 1, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो बन जाएगा, तो ऐसे कर देते हैं, 5 + 5 -1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा, नीचे एलसीएम ले लो, ऊपर बन जाएगा 5 इंटू √3/2, नीचे बना 5 - 5/2, तो बेसिकली 5/2 ही बन जाएगा। ऊपर नीचे 5/2 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, तो टेन अल्फा क्या बना? टेन अल्फा क्या बना? √3। तो अल्फा कितना आ गया?
60 डिग्री। जरा एक बात बताओ, अगर अल्फा पता चल गया तो क्या बीटा भी पता चल सकता है? हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आता था, थीटा। तो बीटा कितना आएगा, थीटा माइनस अल्फा। थीटा कितना था, 120 डिग्री, माइनस अल्फा कितना है, 60 डिग्री। तो बीटा कितना बना, बीटा बना 60 डिग्री। और वैसे भी आप जरा ध्यान से ऊपर देखो और सवाल में देखो, इसी डायग्राम को एक बार मैं फिर से बनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जरा बताओ, सवाल यही दिया था, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस ऐड किए गए हैं, ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट आता है वो कुछ ऐसा आता है। हमने क्या पाया ऊपर कैलकुलेशन में कि जो रिजल्टेंट है वो भी 5 है। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हो, इसका रिजल्टेंट 5 आने का मतलब क्या है कि ये वाला लेंथ भी 5 है, ये दोनों तो 5 पहले से ही थे। क्या ये ट्राइंगल, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक, क्योंकि ये मॉड ऑफ आर जो है, यहाँ पे मॉड ऑफ आर जो है वो भी 5 ही आ गया, इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। ये कैसा ट्राइंगल बना, इक्विलेटरल। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों बराबर ही होंगे, तीनों 60-60 होंगे। इसका मतलब अगर मुझसे पूछा गया होता रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो देखो 60 ही आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के बीच का एंगल, ये भी 60 आएगा। लेकिन बी वेक्टर और ए वेक्टर का निकालना है, तो क्योंकि इन दोनों के टेल कॉमन पॉइंट पे नहीं है, तो पहले मैं इस वाले वेक्टर को आगे शिफ्ट करता, तब दोनों कोइंसाइड हो गए, इसका टेल और इसका टेल कोइंसाइड कर गया। अब ये जो एंगल आएगा ये बनेगा एंगल बिटवीन ए एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसलिए ये जो एंगल आया था वो 120 डिग्री हमने पहले ही निकाल रखा है, पहले ही देख लिया था। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर अपना 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें लैंग्वेज में इन्होंने बोला है, क्या बोला है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 4 न्यूटन, ये दिया है, फाइंड एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्सेस। इस सवाल में अगर मैं बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए गिवन है कितना, 2, बी भी गिवन है कितना, 3। क्या इस केस में रिजल्टेंट भी गिवन है, 4। जरा सोच के देखो, क्या 2 + 3 4 होता है क्या, 4 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इन्होंने 4 बोला है। ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये एंगल बिटवीन ए एंड बी पर डिपेंड करता है। लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी थीटा हमने मान लिया। अगर ऐसा है तो हमें जो फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बनता है। अब वैल्यू रख देते हैं, तो 4 इज इक्वल टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, मुझे थीटा ही
निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा 4। एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं पहले। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 + 9 + 12 cos थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या बना, 16 + 13 + 12 cos थीटा। ये 16 और ये 13, तो 13 इस साइड आएगा तो कितना बन जाएगा, 16 - 13 = 12 cos थीटा। तो 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13, तो कितना बन जाएगा, 13 और 3 16। तो थीटा कितना बना, या cos थीटा 3/12 हो जाएगा, या यही 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/4। तो cos थीटा हमारा आया 1/4। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि अगर cos थीटा बराबर 1/4, तो थीटा इज इक्वल टू cos 1 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने बोला है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 3। बोला है टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स, टू वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 Newton and 3 Newton are at angle 60 डिग्री गिवन है। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 2 Newton फोर्स, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 2 Newton फोर्स वेक्टर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, पहले ये देखो। हमें पहले का मैग्नीट्यूड पता है, दूसरे का मैग्नीट्यूड पता है, एंगल भी पता है, तीनों ही क्वांटिटी पता है। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इज 3, एंगल बिटवीन देम इज 60। पूछा क्या है, रिजल्टेंट, पूछा क्या है, रिजल्टेंट। इसका तो सीधे फॉर्मूला है हमारे पास, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जरा वैल्यू रखते हैं, तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए की वैल्यू कितनी है, तो 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू रखो 2 इंटू बी की वैल्यू रखो 3 इंटू कॉस 60। अच्छा, cos 60 जो है वो 1/2 बनता है, और यहाँ एक 2 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा सीधा। तो आर बनेगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये 2 तो कट गया, तो 2 इंटू 3
6, तो क्या ये √19 बन गया। ये क्या बन गया? √19। तो रिजल्टेंट तो हमारा आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड 2 न्यूटन फोर्स। हमने 2 न्यूटन वाले फोर्स को ही ए लिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो रिजल्टेंट और 2 न्यूटन के बीच का जो एंगल आता है, क्या उसको अल्फा ही लेते थे हम? तो tan अल्फा, फॉर्मूला याद करो, अगर यहाँ अल्फा तो वहां बी साइन थीटा आएगा, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 3 इंटू साइन 60 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3, ये बन जाएगा कॉस 60। थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं, tan अल्फा बनेगा 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू कॉस 60 कितना हुआ? 1/2। इसको जरा सॉल्व करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो क्या पता चलेगा। ऊपर तो आ रहा है 3√3/2 और नीचे आ रहा है एलसीएम लेने पर 2 दूनी 4, 4×3 = 7/2 है। तो कुल मिला के tan अल्फा जो है वो कितना बना? वो बना 3√3/7। तो फाइनली अल्फा बन गया tan इनवर्स 3√3/7। ठीक है, तो ये आया है रिजल्टेंट और ए वेक्टर एंगल बिटवीन। ये आंसर क्या आया है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, एक बार फिर से रिचेक कर लो चाहो तो। हमने फॉर्मूला क्या याद किया था? फॉर्मूला याद किया था रिजल्टेंट और और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल था दैट वाज अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि अगर ए कैप प्लस बी कैप बराबर है √3 के, ए कैप प्लस बी कैप बराबर है √3 के, बोला है फाइंड एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप, ये बोला है। जरा मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में ए बी पता है क्या हमें? भाई, अगर हमें रिजल्टेंट पता करना होता था तो हम बोलते थे ना हमें 3 क्वांटिटी चाहिए। क्या क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और एंगल बिटवीन दे। तो यहाँ पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर, क्या ये यूनिट वेक्टर है? एज ए कैप इज यूनिट वेक्टर, क्योंकि ए कैप इज यूनिट वेक्टर इसलिए मॉड ऑफ, सिमिलरली मॉड ऑफ सिमिलरली मॉड ऑफ बी कैप भी 1 ही बन जाएगा।
ठीक है। लेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, क्या ये रिजल्टेंट ही है? √3, क्या ये रिजल्टेंट ही है? भाई जरा बताओ। हमें पता है कि आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर दोनों तरफ मैं मॉड लगा दूं तो क्या यही बनेगा? क्या इस पूरे का वैल्यू √3 गिवन है? और इसका वैल्यू हमें क्या याद है, जरा याद करो। रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू क्या दिया हुआ है? √3। तो इसको हमने कर दिया √3 के बराबर। अब जरा देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1 × कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया? √3। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाएगा? 1 + 1 + 2 × cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो 2 cos थीटा क्या बन जाएगा? 1। भाई ये 2 है टोटल और ये 3 है। तो cos थीटा कितना बना? cos थीटा बना 1/2। तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। कुछ और पेजेस ऐड करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज की क्लास में जो कुछ हुआ है वो समझ आया होगा। अगली क्लास में भी हम लोग कुछ शुरू करेंगे। तब कुछ क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। 3-4 सवाल और करेंगे, फिर हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है।